नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका में जिस तरह से लॉस एंजल्स में जम करके दंगे फसाद हुए हैं, जिस तरह की लूट-पाट देखी गई है एप्पल के स्टोर में और कुछ दूसरी जगहों पर, और डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर नेशनल गार्ड भेजने पड़े और अब तो सूचना मिल रही है कि मिलिट्री को भी भेजा गया है। हालांकि नेशनल गार्ड भेजने का भी वहाँ के गवर्नर ने विरोध किया। यहाँ तक धमकी दी कि मैं राष्ट्रपति के खिलाफ जो है इस फैसले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अब ये अमेरिका की भी प्रॉब्लम है और कुछ दूसरे देशों की प्रॉब्लम भी है कि जो विपक्ष के गवर्नर होते हैं, लगाए हुए गवर्नर होते हैं, या अलग अलग राज्यों में चुन करके जो गवर्नर बनते हैं, उनका बिहेव किस तरह का रहता है। यानी डेमोक्रेट जो गवर्नर हैं उनका बिहेव किस तरह का रिपब्लिकन के शासन में रहता है, या रिपब्लिकन जब विपक्ष में होते हैं और डेमोक्रेट्स जो है वो सत्ता में होते हैं, तो फिर इनका रिपब्लिकन का बिहेव कैसा रहता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कुल मिलाकर के ये है कि ये जो अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की एक मुहिम डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी है, इसका विरोध डेमोक्रेट्स क्यों कर रहे हैं और खुल करके कर रहे हैं। उनके समर्थक जो वहां भी एक इकोसिस्टम है वो भी कर रहा है। वहां के मीडिया हाउसेज, वहां के अखबार और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वहां भी इनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनको अगर संरक्षण ना मिला होता तो जो कुछ हम लॉस एंजल्स में देख रहे हैं या अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी अब शुरू हो गया है, इसको देख रहे हैं, ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ होता, इसको कभी का दबा लिया गया होता। ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये क्यों हो रहा है, इसका नतीजा क्या होने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या थोड़ी नरमी बरतेंगे या और सख्त कदम उठाएंगे। कुछ और मुद्दे भी हैं, जरा उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय शिकागो से डॉक्टर मुनीश रायजादा। तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में चल क्या रहा है। मुनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ओमकार जी। मुनीश जी, इस समय ये जो हालात हम देख रहे हैं भारत में बैठ करके अमेरिका के, आप तो इस समय अमेरिका में ही हैं, ये क्यों पैदा हुए हैं? जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी की जो नेता है, ये जो इलीगल इमिग्रेशन का इशू है, ये बड़ा पुराना इशू है। और ये भारत में जैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक बड़ा डिवाइसिव इशू है, जिस पे लोग दलगत राजनीति के माध्यम से बट जाते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। जब भी कोई, ध्यान दीजिए, ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और कैलिफोर्निया में जो इस वक्त दंगे फसाद प्रोटेस्ट लॉस एंजलिस में हो रहे हैं, वहां पे जो गवर्नर है वो है मिस्टर न्यूसम, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और एलए की जो मेयर हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, शी इज ए ब्लैक। अब ये डिवाइसिव इश्यू में आपस में पॉलिटिकल, इसमें रोटियां सेकने वाली बात आ जाती है। कैलिफोर्निया में ऐसे काफी सिटीज हैं जो सेंक्चुअरी सिटीज के नाम से जाने जाते हैं। सेंक्चुअरी सिटी का मतलब यहां पे ये होता है कि सेंक्चुअरी है इलीगल इमिग्रेंट्स की, यानी कि वो स्टेट या वो सिटी या वो खास एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया है, वो कहता है कि हम सेंक्चुअरी सिटी हैं। यदि फेडरल एजेंसीज या फेडरल गवर्नमेंट इन इलीगल लोगों को डिपोर्ट करने के लिए कोशिश करेगी, स्टेप्स उठाएगी, तो हम उसमें लिमिटेड कॉपरेशन देंगे। ये बड़ा इनका क्लियर स्टैंड होता है सेंक्चुअरी सिटी वालों का। शिकागो जहां मैं बैठा हूं, शिकागो भी लिटरली स्पीकिंग इट्स ए ब्लू सिटी, और इलिनॉय भी ब्लू स्टेट में आता है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेट्स अक्सर जीतते हैं। कैलिफोर्निया की भी वही हालत है। जहां भी इलीगल इमिग्रेंट्स ज्यादा है, जहां पे इमिग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादा है,
मल्टी जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो, एलए, डेलस, ऑस्टिन, बड़े सिटीज में टिपिकली आप ये पाएंगे कि वो टिपिकली ब्लू में आते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वहां पे दुनिया भर के लोग हैं, पीपल ऑफ कलर जिनको आप ब्लैक्स, ब्राउन्स, इलीगल इमिग्रेंट्स या लीगल इमिग्रेंट्स हो गए, हिस्पैनिक्स जो लैटिन अमेरिका से आते हैं, मेक्सिको और बाकी जो कंट्रीज से आते हैं। तो ये टिपिकली सैंक्चुअरी सिटी का मतलब यही है कि ये कहते हैं कि हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब वो सेकंड टाइम है उनकी, इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए सख्ती से कदम उठाऊंगा। वॉल बनाने की बात आप कहते थे कि मैं यूएसए और मेक्सिको के बीच में वॉल बनाऊंगा। वॉल बनाने की तो प्रक्रिया पता नहीं कहां पहुंचेगी इनकी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि पिछली टर्म में इन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो अधूरी रह गई, क्योंकि देन ही लॉस्ट द इलेक्शन। तो अब ये जो सैंक्चुअरी सिटी वाले जो न्यूसम है वो कहते हैं कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। ट्रंप ने बोल दिया था सेकंड बार इलेक्शन, जैसे ही उन्होंने ही वाज स्वर्न एज द प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा कि मई में हम क्रैकडाउन शुरू करेंगे। आईसीई जो कि यूएससीआईएस का हिस्सा है, यानी कि जो इमिग्रेशन एजेंसी है, जिसको पहले आईएनएस बोलता था, आईएनएस बोला जाता था, उसको अब करंटली बोला जाता है यूएससीआईएस, इसेंशियली स्पीकिंग कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, जो आपके ग्रीन कार्ड बनाती है, आपको सिटीजनशिप देती है। तो आईसीई इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यूएससीआईएस का हिस्सा है, और इनका काम यही होता है कि ये जाके इलीगल लोगों को पकड़ते हैं, एनफोर्स करते और उनको डिपोर्ट करते। और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद उन्होंने कहा कि मई में हम डिपोर्टेशन का काम तेजी से चालू कर देंगे। न्यूयॉर्क में आप जाएं, चाहे आप शिकागो में आए, चाहे आप कैलिफोर्निया में जाएंगे, जो बड़े सिटीज है वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स भी काफी हैं। और मेक्सिको, ज्यादातर मेक्सिको लोग, हिस्पैनिक्स बोला जाता है। तो जैसे इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया फ्राइडे को, आज से 5 दिन पहले, तो उन्होंने कुछ एक दो वेयर हाउसेज में जाके कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा। अब ये ध्यान दीजिए इसमें कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, इसके प्रति लोग भी थोड़ा नरम रवैया अपनाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस बहाने ये लोग आके हमारे काम कर देते हैं, छोटे मोटे मीनियल काम जिनको आप बोलेंगे, शॉप पे काम करना, लिफ्टिंग वाला काम, ढोने वाला काम, मजदूरी वाला काम, खेतों में, क्योंकि कैलिफोर्निया में प्रोड्यूस अच्छा होता है, मौसम वहां पे अच्छा है, तो वहां पे खेती भी काफी है, तो फलों को तोड़ना, खेती करना, तो खेती बाड़ी में ये लोग काफी मदद करते हैं। तो लोगों के बिजनेस चलते रहते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चलती रहती है। कैलिफोर्निया यूएसए का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेट है, यानी कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो लोगों का रवैया यही होता है कि ठीक है, काम चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन जॉर्ज बुश जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सुझाया था, जैसे हम लोग जब आए थे यूएसए में, तो मैं H1B वीजा पे आया था, यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है कि टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, वो जब आना चाहें अमेरिका में, तो वो कंपनियां उनको H1B वीजा पे बुला सकती हैं। तो लीगल इमिग्रेशन के लिए सिस्टम बना हुआ है। भारतीय अक्सर 10-10, 15-15 साल वेट करते हैं, लीगल इमिग्रेंट बन के आते हैं और ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप की वेट करते हैं। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स कूद के आते हैं, फांद के आते हैं, और इनके प्रति जिस ढंग का यहाँ पे डिवाइसिव पॉलिटिक्स चलती है, वो हमारी समझ से बाहर है। और हमें लगता है जो लीगली आते हैं इस देश में, उनको लगता है कि उनके साथ ये अन्याय है, क्योंकि आप एक तरफ तो आपको 15 साल आपको वेट करना पड़े, आप लीगल इमिग्रेशन लेके आए हैं, आपको वेट करना पड़ता है, उधर ये कूद फाद के आते हैं, और जैसे कोई ना कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आता है, वो इनको एमनेस्टी दे देता है। बराक ओबामा के समय भी हुआ था, उससे पहले बिल क्लिंटन के वक्त में हुआ था। तो ये टिपिकली यहाँ पे इतिहास अक्सर दोहराया जाता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स वोट बैंक की तरह ट्रीट किए जाते हैं, और जैसे कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आता है, वो एमनेस्टी डिक्लेयर कर देता है। यानी कि एमनेस्टी डिक्लेरेशन के पीछे ये कहते हैं कि ठीक है, आपसे हम पूछेंगे नहीं कि आप कब आए थे, क्यों आए थे, आप इलीगल हैं, हम आपको एक मौका देते हैं कि आप अपने पिछले कुछ सालों के टैक्सेस या इतनी फाइलिंग फीस दे दीजिए, हम आपको लीगल, यानी कि आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसी में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, सॉरी मैं जॉर्ज बुश की बात कर रहा था,
तो जॉर्ज जी बुश ने तब सजेस्ट किया था कि जो मैक्सिको से खेती बाड़ी के लिए लोग आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं, तो एक इनके लिए कोई वीजा का सिस्टम बनाया जाए ताकि ये आए, उसके बाद यहाँ काम करें, उसके बाद वापस चले जाए, और जब फिर से मौसम खेती का हो तो आ जाए, यानी कि उनके लिए एक पाथवे बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो डेमोक्रेट है, ये इन्होंने इनको पूरे सिर पे चढ़ाया हुआ है। कहते कि नहीं ठीक है, तुम अपना मस्ती से यहाँ पे रहो, तुम्हारे पूरे अधिकार हैं। और सेंक्चुरी सिटी इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यदि फेडरल एजेंसीज, फेडरल गवर्नमेंट सख्ती बरतेगी तो हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये इनका बिल्कुल मिशन होता है। तो ये कन्फ्रंटेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, एलए पूरा सिर पे उठाया हुआ है। लगभग 5 ब्लॉक्स का पूरा जो डाउनटाउन एरिया है, वहां पे प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट को यहाँ पे बड़े सैंक्टिटी के साथ देखा जाता है। प्रोटेस्ट करना एक बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है, लोग इसको बड़े पॉजिटिव वे में देखते हैं कि ठीक है, आपका अधिकार है, फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है, आप बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे जब वो वायलेंस हो जाती है तो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है वो उस पर उन्होंने सख्ती नहीं अपनाई। इधर ट्रंप को मौका मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो अपना नेशनल गार्ड्स भेजूंगा, जो कि इट्स ए काइंड ऑफ रिजर्व्ड मिलिट्री, जिसमें सिटीजन मिलिट्री वाले लोग होते हैं, यानी कि वो अपना काम भी करते हैं, प्लस आवश्यकता पड़े तो रिजर्व फोर्स के माध्यम से, नेशनल गार्ड के माध्यम से जमीन पे आके काम करते हैं। उधर मेरीन्स को भी 700 मेरीन्स एंड 2000 नेशनल गार्ड्स को ट्रंप ने एक्टिवेट कर दिया। अब इसमें आपस में इनका दोषारोपण चल रहा है कि आपने क्यों भेजा, आप यहाँ हमारे फेडरलाइज किए जा रहे हैं मिलिट्री को, और आप हमें क्यों भेज रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे संभाल लेंगे इनको। लेकिन न्यूसम ने ये कभी नहीं कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स गलत है, यहाँ पे उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं उसके लिए कदम उठाऊंगा। उनकी अप्रोच ये कि हम अपने आप इनसे इस प्रॉब्लम मतलब प्रोटेस्ट से निपटेंगे, बट उनका इलीगल इमिग्रेंट्स पे कोई भी बयान नहीं है। ये अपने देश में जैसे हम देखते हैं, बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसके प्रति जिस ढंग का रवैया कांग्रेस या दूसरी पार्टी अपनाती हैं या दूसरे जो लोग अपनाते हैं, तो उसी किस्म का मुद्दा आप यहाँ पे ये मानिए। यहाँ भी रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, जी यहाँ तक के पाकिस्तानी हाँ 20-20, 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, हाँ इनको इन्हीं का संरक्षण मिलता रहता है। हाँ तो ये ऐसी ही समस्या वहां भी। दूसरे मैं ये जानना चाह रहा था मुनीष जी, ये ट्रंप को हुआ क्या है? यहाँ तो बल्कि मजाक चल रही है आजकल सोशल मीडिया में कि इनको बड़ा सीज फायर कराने का भूत सवार है सिर पर। शपथ लेने से पहले इन्होंने कह दिया था कि 48 घंटे में इजरायली बंधकों को या तो रिहा करेंगे या फिर हमास के लोगों का मैं घुस भर दूंगा। इसी तरीके से इन्होंने उसकी गारंटी ले ली थी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को मैं समाप्त करा दूंगा। जी यहाँ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ उसमें भी कूद पड़े कि मैंने ट्रेड ना करने की धमकी दी दोनों देशों को। दोनों देशों की लीडरशिप बड़ी सशक्त है। मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहाँ से सशक्त हो गई। वो तो सेना की कठपुतली हैं, वो कहें कि सशक्त हैं। तो ये हो क्या रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? क्रेडिट खोरी है उनके दिमाग में, ये तो समझ में आता है, लेकिन कुछ देशों की डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसकी जो सेंसिटिविटी है, आप उसको बिना सोचे समझे कुछ भी दावा कर देंगे। यहां तो कांग्रेस और दूसरे दलों को मौका मिल गया कि साहब जम्मू कश्मीर के मामले में या भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों में कभी कोई तीसरा पक्ष एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप 10-11 बार ये दावा कर चुके कि मैंने सीज फायर करा दिया। तो ये सब क्या क्यों कर रहे हैं? ये देखा जाए तो ओमकार जी, ट्रंप जी का जो बिहेवियर है ये इतना दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। पिछले 3 महीनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा सिस्टम दुनिया का एक प्रकार से हिला के रख दिया। जो उन्होंने ट्रेड टैरिफ लगाए, ट्रेड वार जो शुरू किया, टैरिफ लगाए। देखिए यूएसए हिस्टोरिकली एक फ्री मार्केट इकोनॉमी मानी जाती है और इसको बड़ा प्राइड से यहाँ पे बोला भी जाता है कि हम फ्री ट्रेड में विश्वास करते हैं, हम बैरियर्स या
इन किस्म के प्रतिबंधों में विश्वास नहीं करते। और इन्होंने जो कहा कि कनाडा से इन्होंने पंगा लिया, इंडिया से क्लियर कट पंगा लिया इन्होंने, बार बार इंडिया को इकोनॉमिक मुद्दों पे चैलेंज करने लग गए, जबकि बिल क्लिंटन के वक्त से लगभग 20-25 सालों से यूएसए ने, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 25 सालों में यूएसए को समझ आ गया कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड हम दोनों की जो एक तबीयत है, नेचर है, वो है डेमोक्रेसीज, तो हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था तो इंडिया उस तरफ खड़े हुए नहीं दिखता था एंड यूएसए को समझ आ गया कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया से दोस्ती नेचुरली भी होनी चाहिए और दोनों की जो स्वभाव है वो एक जैसा है। तो लगातार प्रेसिडेंट्स ने, चाहे वो डेमोक्रेट हों चाहे वो रिपब्लिकन हों, उन्होंने उस रिश्ते को नर्चर किया। बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे, जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे, वो रिपब्लिकन थे, तो कभी भी भारत और यूएसए के रिश्तों पे आंच नहीं आई। अच्छा, ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने तो बड़े उसके साथ दावे के साथ बोलते थे कि मोदी तो मेरे मित्र हैं, बड़े प्राउड के साथ वो बोलते थे। हिंदू कोalition भी बना, यानी कि हिंदूज फॉर रिपब्लिकन, हिंदू लोग, भारत के जो एनआरआई कम्युनिटी के जो यहाँ पे लोग हैं वो भी बड़े मोटिवेट हुए, उन्होंने पहली बार बड़ा समर्थन दिया था ट्रंप को। लेकिन अजीब सी बात है कि इन्होंने न केवल ट्रेड वार शुरू करके पूरी दुनिया में इकोनॉमी हिला दी, स्टॉक मार्केट्स हिला दी, भारत के साथ ही क्लियरली इन्होंने अपने आप को ऑफेंसिव मोड में ले आए। टिम कुक को धमकी दी पब्लिकली कि आप इंडिया में आप मत बनाइए एप्पल के आईफोन्स और यहां लेके आइए। अब देखिए, आप यूएसए को पिछले 50-60 सालों में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो परिकल्पना है वो बड़ी हास्यास्पद है। यूएसए की इकोनॉमी ये सिलाई मशीनें बना के, सुई धागे बना के थोड़ी चलती है। टेक्नोलॉजी में इनके एडवांसमेंट, इनके जो एडवांसमेंट है, यहाँ की जो खासियत है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जो मीनियल जॉब्स हैं, जो रूटीन की जॉब्स हैं, वो यहाँ के लोग करते भी नहीं है। सुबह उठते हैं, डंकिन डोनट या स्टारबक्स से कॉफी उठाई और अपने काम पे चले गए। तो आई मीन ये इनकी सोच भी गलत है और ऐसा लगता है कि सुबह उठते हैं और कुछ नई बात जो उनके मुंह में आता है बोल देते हैं। तो ये बड़ी टिम कुक के हवाले से ये खबरें आई मुनीष जी कि साहब, भारत में जो हमारा एप्पल का फोन 900 करोड़ में, $900 में तैयार हो जाता है जी, अमेरिका में उसकी लागत $3000 आती है। एग्जैक्टली। तो तुम 25% टैरिफ लगा दोगे और अपने ही घर की कंपनी पर लगा दोगे, एग्जैक्टली, तब भी अमेरिका में वो सस्ता ही मिलेगा लोगों को। राइट। तो ये सब सोचते हुए ये समझ आ गया कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। इनके जो पॉलिसी एडवाइजर्स हैं वो या तो टाइट लिप्ड हैं, या तो उनकी बात मानी नहीं जाती, या ट्रंप उनकी बात सुनना नहीं चाहते। तो कुल मिला के खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन उसके बाद जो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली बात ट्रंप ने की कि ओवर जीलस होकर इन्होंने पाकिस्तान को शय देने शुरू कर दी। पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस इन्होंने लिया अपनी फैमिली के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इनके पॉलिटिकल कंपल्शंस, जबकि भारत एक नेचुरल मित्र होना चाहिए यूएसए के लिए, चाइना खतरा इंडिया के लिए भी है, यूएसए के लिए भी है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शय दी पाकिस्तान को, उसके बाद प्रेज किया, उसके बाद और ओवर जीलस होकर खुद अनाउंसमेंट कर दिया सीज फायर, इससे बड़ी, और जो डैमेज कर चुके हैं ट्रंप इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को, और उधर जो पाकिस्तान को शय मिली, एक आत्म बल दिया, वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाले समय में ट्रंप कैसा करते हैं कहना वही बता पाएंगे, लेकिन ऐसी आशा की जाए कि शायद ये रिश्ते हम सुधार पाएं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जाएं, ताकि जो इन्होंने अनडू किया है, डैमेज किया है, उसको शायद सुधारा जा सके। अच्छा, एक और घटना हुई है, अभी इन्होंने 12 देशों को ट्रैवल के लिए बैन किया है जी, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, जबकि शुरू में चर्चा थी कि पाकिस्तान को भी ये बैन करने वाले हैं। ये हुआ क्या है? क्योंकि पहले कार्यकाल में, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत आक्रामक थे ये, चीन के खिलाफ काफी आक्रामक थे ये,
लेकिन इधर चीन के प्रति भी आक्रामकता में थोड़ी सी नरमी आई है, और पाकिस्तान के प्रति तो बिल्कुल एकदम लग रहा है कि जैसे तराजू में दोनों पलड़ों को बराबर करने की एक हास्यास्पद कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड। एग्जैक्टली। तो मजबूत नेतृत्व बता रहे दोनों देशों का, दोनों देशों को शक्तिशाली परमाणु शक्तियां बता रहे, जबकि ये भंडा फूट चुका है। मुनीष जी, सबको पता लग गया कि पाकिस्तान के अपने बनाए हुए परमाणु अस्त्र नहीं है, अमेरिका के रखे हुए हैं, और वो भी उन्होंने 9/11 के बाद यहां ला करके रखे ताकि लोगों को डराया जा सके, कुछ देशों को डराया जा सके और चीजों को बैलेंस रखा जा सके। और जब ये नूर खान एयरबेस हिट हुआ है भारतीय मिसाइल के जरिए, ब्रह्मोस के जरिए, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का माथा घूम गया है, क्योंकि ये सूचना आ रही है कि नूर खान एयरबेस पर इनके एसेट्स रखे हुए हैं, और वो जो एयरबेस है वो काफी समय से अमेरिका की ही देखरेख में है, निगरानी में है। जी बिल्कुल। भारत की ताकत तो यूएस प्रेसिडेंट्स को कभी पसंद नहीं आती। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहला पोखरण किया गया तो भी समझ वाली बात है कि यूएसए से बिल्कुल छुपा के बड़ी उससे किया गया, और यूएसए वाज टेकन अबैक ऑन दिस। तो नेचुरली ये तो अंडरस्टूड है कि एक सशक्त भारत यूएसए कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रति नरमी है, वो जो आपने उसके पीछे ये कारण भी बताया, उसके अलावा जो इनके बिजनेस टाइज है, कुल मिला के इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि ट्रंप ऐसा क्यों किया उन्होंने, एंड व्हाई स्टिल सिंगिंग द प्रेज फॉर देम। आज ही एक यूएसए के पदाधिकारी का एक बयान आया है कि हमारे लिए मतलब यूएसए के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, डिस्पाइट ऑल दिस, यूएसए में इंडियन लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ पे लगभग 1% भारतीय मूल के लोग यहाँ पे हैं। उससे भी ज्यादा इंडियन जो कम्युनिटी है यूएसए में, एथनिक कम्युनिटी जो माइनॉरिटी मानी जाती है क्योंकि हार्डली 1% है, वो बड़ी सशक्त है। पर कैपिटा इनकम उनकी एवरेज अमेरिकन पर कैपिटा इनकम से बहुत ज्यादा है, मेहनती है। और क्योंकि अब सेकंड थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, तो अब उनको पॉलिटिक्स में भी उनको समझ है कि पॉलिटिक्स के माध्यम से पॉलिसीज को इंप्रूव करवाना। तो भारत और यूएसए के रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा एक यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल भारतीय कम्युनिटी अपना पाएगी, अपनाती रही है और आने वाले समय में अपनाएगी। पाकिस्तान के लोग यहाँ पे उतनी इज्जत के साथ यहाँ नहीं देखे जाते, क्योंकि पाकिस्तान का बिहेवियर जो है वो फेनेटिक है, वो फांसीवाद वाला है, और एक धर्म की जो धर्मांधता वाला उनका जो बिहेवियर है वो यहाँ भी दिखता है। तो इसलिए भारत के पास मजबूती है, होपफुली ये रिलेशनशिप इंप्रूव करवाएंगे। जो 12 देशों पे ट्रेवल बैन लगाया ट्रंप ने, उसमें पाकिस्तान होना चाहिए था। और ये क्वेश्चन अक्सर उठा भी है यहाँ पे कि पाकिस्तान को क्यों एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तो जननी है टेररिज्म की, धार्मिक आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। तो ये सब अनफॉर्चुनेट है, नहीं किया गया इसको। लेकिन फिर भी आशा की जाए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत और यूएसए के सुधरेंगे और ट्रंप फिर से सेटल होकर चीजों को ठीक ढंग से देख पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। एक और बात जरा समझाइए, अभी 6 महीने पूरे होने में आप समझिए कि 8 दिन बाकी हैं। 20 जनवरी को शपथ ली थी जी, और अभी 20 जून आने में 8 दिन बाकी है। इन 6 महीने के भीतर 2 बड़े विकेट गिर गए इनके। एक विवेक रामास्वामी के बारे में सुन रहे हैं कि वो अब इनके साथ नहीं है, महत्वपूर्ण दायित्व उनको सौंपा गया था। और दूसरे एलन मस्क हाथ छुड़ा करके बाहर निकल चुके हैं, और निकल ही नहीं चुके हैं, ट्रंप के बारे में उन्होंने जैसी जैसी बातें सोशल मीडिया पर कही हैं, यहाँ तक कि जो वो कौन सा है एफस्रीन वाला, कौन सा है ये तो बिल्कुल ऐसा मामला है जिसमें ट्रंप जो है वो बिलबिला करके रह गए थे कि उनका एक काला पक्ष फिर से वो सामने ले आए।
ये हुआ क्या है, ईगो क्लैश था, महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ घालमेल कर दिया गया, या एलन मस्क को लगा कि मैं अगर इनके साथ और कुछ समय रहा तो मेरी कंपनियां बहुत घाटे में चली जाएंगी, बहुत बड़ा चपत लगेगा। और कहीं ना कहीं हितों का टकराव भी था। उनको लगा था कि ईवी जो गाड़ियां हैं उनकी, उनको जो सब्सिडीज दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, जानबूझ करके ट्रंप ने उनको नीचा दिखाने के लिए, और रूबियो के साथ उनकी झड़प हो ही चुकी थी कैबिनेट में। तो हुआ क्या था जिसकी वजह से ये एक एक करके जिन पर इन्होंने बड़ा भरोसा किया था और जिन्होंने इनकी जीत में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, वो अब जा रहे हैं इनके पास से। इसको अगर एक पंक्ति में बयां करना हो तो उसके पीछे यही कहा जाएगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन एलन मस्क दुनिया के रिचेस्ट सबसे अमीर व्यक्ति है। और आप देखते थे कि जो जहां पे प्रेसिडेंट की सीट है वहां पे ट्रंप बैठे हैं और ये खड़े होके अपने बेटे के साथ, जिनको ये एक्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक वीडियो बड़ा फोटो वायरल हुआ था जिसमें बच्चा अपनी नाक में उंगली डाल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ईगो क्लैश है। दोनों ही काइंड ऑफ, अगर मुझे इजाजत मिले शब्द कहने की, तो मुंहफट लोग हैं। एलन मस्क ने डॉग के माध्यम से, DOGE के माध्यम से अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली दोनों अपनी अपनी ईगोज रखते हैं। और एलन मस्क को यह भी समझ आ गया कि देखिए टेस्ला को ही देख लीजिए, टेस्ला कार अब पॉलिटिसाइज हो गई, डेमोक्रेट्स ने कहा इस कार का बहिष्कार किया जाए। तो एक बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस पे आइडियोलॉजिकल कारणों की वजह से हमला हो। और दूसरा, उनकी जो स्पेस एक्स कंपनी है उसको तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं आने वाले समय में, तो ये सब चीजें उनको जल्दी समझ आ गई हैं, होपफुली समझ आ गई हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोनों बड़े अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हैं। जब प्रेसिडेंट ने उनको काइंड ऑफ एग्जिट का रास्ता दिया या काइंड ऑफ फैसिलिटेट किया कि आप निकलिए यहाँ से, उसके बाद वो कहने लग गए एलन मस्क कि 80% लोग तो अमेरिकन तो एक ही छतरी के नीचे लाके एक नई पार्टी बनाई जानी चाहिए। अब अगर वो पार्टी बनाएंगे तो अंडरस्टूड है कि थर्ड पार्टी का स्पेस यहाँ पे नहीं है। वो पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो उनको लगता है इस वक्त मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन उनका भी अनार्किस्ट माइंडसेट तो लगता ही है इसमें, और होना जाना कुछ नहीं है इसमें, निकल के कुछ नहीं आएगा। जी, वो 80% जो वो बता रहे हैं वो भी उनके अपने एक्स ट्विटर हैंडल की ही रिपोर्टिंग है। तो जिसके वो मालिक हैं वहां उनके समर्थकों की संख्या काफी है जो उनको पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर 80% का आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही थी टिम कुक के बारे में और एप्पल के बारे में, कि इन्होंने टिम कुक को भी कहा था कि भारत में क्यों बढ़ा रहे हो, यहाँ अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ाओ, वैसा ही दबाव इन्होंने एलन मस्क पर भी डाला था कि आप टेस्ला की कंपनी भारत में डालने की क्यों सोच रहे हैं। राइट, बिल्कुल। तो ट्रंप का तो यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA, मागा। लेकिन वो, जैसा कि अपनी पहले भी बात हुई है, कि अगर उनको वास्तव में MAGA बनाना है तो इस सुई धागे बनाने वाले कामों से नहीं होगा। इनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपनी जो प्रतिस्पर्धा है उसको आगे रखना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडिंग इन्होंने कम की है, बल्कि यूनिवर्सिटीज में इन्होंने इश्यूज आने लग गए। जो यहाँ पे भारतीय मूल के बाकी लोग आते हैं यहाँ पे पोस्ट डॉक करने, अब उनकी जॉब्स खतरे, उनकी जो पोजीशन से खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज को लगा कि फंडिंग पता नहीं मिले ना मिले या कभी कितनी कट हो जाए, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सब चीजें होल्ड पे डाल दी। तो एक प्रकार से जो साइंटिफिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी को जो बूस्ट मिलना चाहिए उसके बजाय उन पे वहां पे अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी। तो ये सब इनको देखना है। और वास्तव में जो ये आउटसोर्सिंग वाला काम है उसमें आप ये सोचिए कि जैसा आपने खुद ही बताया, यदि आईफोन यहाँ पे लगभग 1000 से $15,000 में मिल जाता है, तो यदि यूएसए में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो 3000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें ट्रंप को समझनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा, नहीं तो ये सब चीजें ऐसे 4 साल बीत जाएंगे एंड इनकी ट्रंप की
जो प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाएगी इस प्रकार की अनिश्चितता बनी रहेगी। मुनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू वेरी मच ओमकार जी, हमेशा अच्छा लगता है आपके चैनल पे बातचीत करना। थैंक यू सो मच।